आज से करीब 24 लाख साल पहले अफ्रीका की धरती कराह रही थी। घने वर्षावन गायब हो रहे थे और उनकी जगह ले रहे थे कटीले सूखे घास के मैदान। और यहाँ रह रहे थे हमारे एक दूर के पूर्वज होमो हैबिलिस। वे कद में छोटे थे, बंदरों जैसे दिखते थे और उनका जीवन सिर्फ एक चीज़ के इर्द गिर्द घूमता था, वो था डर। हैबिलिस, जिन्हें हैंडीमैन कहा जाता है, वो पत्थरों से मांस तो निकालना जानते थे, लेकिन वे अभी भी शिकारी नहीं थे। वे मैला ढोने वाले थे। वे शेरों और लकड़बग्घों के छोड़े हुए सड़े गले मांस पर जिंदा थे। वे पेड़ों के पास दुबक कर रहते थे। जब शेर या चीते अपना शिकार छोड़ देते थे, तब हैबिलिस दबे पाँव जाते और पत्थरों से हड्डियों को तोड़कर उनके अंदर का गूदा निकाल कर खाते थे। लेकिन कुदरत एक बड़ा जुआ खेलने वाली थी। इसी हैबिलिस की कोख से जन्म होने वाला था उस शिकारी का जिसने पूरी दुनिया का नक्शा बदल दिया। मिलिए उस्ताद से, जो इतिहास का पहला होमो इरेक्टस बनने वाला था। वैज्ञानिक रिसर्च कहती है कि हैबिलिस से इरेक्टस बनने का सफ़र कोई जादू नहीं था, यह लाखों सालों के संघर्ष का नतीजा था। उस्ताद का शरीर बदल रहा था, उसके पैर लंबे हो रहे थे जो उसे मीलों चलने की ताकत देते थे। उसके घुटने और कूलों की बनावट ऐसी हो गई कि वह पहली बार पूरी तरह सीधा खड़ा हो सका। इसीलिए वैज्ञानिकों ने उसे नाम दिया होमो इरेक्टस। जैसे जैसे जंगल सूखे, पेड़ों पर चढ़ना अब जीवन की गारंटी नहीं था। उस्ताद को ज़मीन पर लंबा सफ़र तय करना था। लाखों सालों के विकास ने उस्ताद को एक नया शरीर दिया। उसके हाथ छोटे हो गए क्योंकि अब उसे पेड़ों पर लटकना नहीं था, लेकिन उसके पैर इंसानों जैसे लंबे हो गए। सबसे क्रांतिकारी बदलाव था उसकी रीढ़ की हड्डी और कूल्हे। उस्ताद अब पूरी तरह सीधा खड़ा हो सकता था। सीधा खड़ा होने का मतलब था वह दूर तक देख सकता था, वह खतरों को भांप सकता था और उसके हाथ अब आज़ाद थे। लेकिन सबसे क्रांतिकारी बदलाव उसकी त्वचा के नीचे हो रहा था। उस्ताद के शरीर से बाल झड़ने लगे थे। इंसानी इतिहास में यह पहली बार था जब किसी जीव ने पसीने की कला सीखी। बाकी जानवरों का शरीर दौड़ते समय गर्म इंजन की तरह हो जाता था और उन्हें रुकना पड़ता था, लेकिन उस्ताद दौड़ते हुए भी खुद को ठंडा रख सकता था। वह प्रकृति का बनाया हुआ सबसे बेहतरीन एंड्योरेंस एथलीट था, मतलब धीरज रखने वाला खिलाड़ी बन चुका था। अब वह शिकार का पीछा तब तक कर सकता था जब तक शिकार गर्मी से दम न तोड़ते। दोपहर के 2 बज रहे हैं। सवाना की गर्मी इतनी तेज़ है कि बड़े से बड़ा शिकारी भी पेड़ की छांव में दुबका है। शेर सो रहे हैं, चीते सुस्त हैं, लेकिन उस्ताद जाग रहा है। वह इंतज़ार कर रहा है उस पल का जब गर्मी ही उसका सबसे बड़ा हथियार बन जाए। उस्ताद और उसके साथी एक झाड़ी के पीछे खड़े हैं। वह धीरे धीरे एक हिरन जिसका नाम कालू है उसकी तरफ बढ़ते हैं। कालू उसे देखते ही चौकन्ना होकर दूर भाग जाता है। कालू तेज है, वह हवा की रफ्तार से भाग सकता है, लेकिन उसके पास एक कमज़ोरी है, वह पसीना नहीं बहा सकता। उसका शरीर इंजन की तरह गर्म हो जाता है और उसे रुककर हाँफना पड़ता है। और उस्ताद के पास एक सुपर पावर है। उसके शरीर पर बाल कम हैं और लाखों पसीने की ग्रंथियां हैं। वह दौड़ते हुए भी अपने शरीर को ठंडा रख सकता है। कालू फिर से दौड़ना शुरू करता है। 1 घंटा बीत गया, 2 घंटे बीत गए, 3 घंटे। सूरज आग उगल रहा है। कालू की सांसें फूल रही हैं, उसकी जीभ बाहर लटक रही है। वह जितनी बार भागता है, उस्ताद उसे ढूंढ लेता है। उस्ताद उसे आराम करने का एक भी पल नहीं देता। यह ताकत का नहीं, सहन शक्ति का मुकाबला चल रहा है। कालू के पैर लड़खड़ाने लगते हैं। वह थक कर एक पेड़ के नीचे गिर जाता है। उसकी मांसपेशियों में ऐंठन हो रही है। अब कालू और नहीं भाग सकता। उसका शरीर हीट स्ट्रोक का शिकार हो चुका है। उस्ताद भी थका हुआ है, पर वह रुका नहीं। वह करीब पहुंचता है। कोई शोर नहीं, कोई हड़बड़ी नहीं। उस्ताद अपने हाथ में कुल्हाड़ी लिए धीरे धीरे उसके करीब पहुंचता है।
उस्ताद कालू की गर्दन पर वार करता है। वो आसमान की तरफ देखता है और एक गहरी सांस लेता है। आज का भोजन पसीने और अटूट इरादे से कमाया गया है। यही वो पल था जिसने हमें शिकारी बनाया। हमने तेज दौड़ना नहीं सीखा, हमने लगातार दौड़ना सीखा। उस्ताद की यह दौड़ आज के मैराथन धावकों के डीएनए में भी मौजूद है। यह दौड़ थी जीवित रहने की, और यह दौड़ थी दुनिया पर राज करने की। रिसर्च बताती है कि उस्ताद का कद 5 फुट 10 इंच तक पहुंच चुका था लगभग। उसके पैर लंबे थे और कंधे चौड़े हो गए थे, लेकिन सबसे बड़ा बदलाव था उसका दिमाग। हैबलीज के औजार भद्दे और बिना किसी आकार के थे, लेकिन उस्ताद के पास कल्पना शक्ति थी। रिसर्च बताती है कि इरेक्टस का दिमाग लगभग 900 क्यूबिक सेंटीमीटर से 1100 क्यूबिक सेंटीमीटर तक पहुंच चुका था, जो कि हैबलीज से लगभग दुगना था। उस्ताद ने बनाया एक्विलियन हैंड एक्स। यह आंसू की बूंद के आकार का पत्थर महज एक औजार नहीं था, यह उस दौर का स्विस आर्मी नाइफ था। इससे मांस काटा जा सकता था, हड्डियां तोड़ी जा सकती थी और ऊंचे पेड़ों की छाल छीली जा सकती थी। इस औजार की समरूपता साबित करती है कि उस्ताद के दिमाग में सौंदर्य और नियोजन की समझ पैदा हो चुकी थी। उसने पत्थर को तराशने से पहले ही अपने दिमाग में उसकी आकृति देख ली थी। यह वह मोड़ था जहां शिल्पकला का जन्म हुआ होगा। उस्ताद अकेला नहीं था। उस दौर का अफ्रीका आज के मुकाबले कहीं ज़्यादा खतरनाक था। उस्ताद को हर कदम पर मौत से लड़ना था, और उसके सबसे बड़े दुश्मन थे डेनोफेलिस एंड पाइका क्रेकुटा। ये बड़े शिकारी उस्ताद से तेज और खूंखार थे, ताकतवर भी थे और अंधेरे में देख सकते थे। उस्ताद के पास न बड़े दांत थे और न ही नाखून। उसके पास सिर्फ 2 चीज़ें थी, उसकी पत्थर की कुल्हाड़ी और उसका कबीला। उस्ताद ने सीखा कि अगर वह अकेला रहेगा तो मारा जाएगा, लेकिन अगर कबीला एक साथ पत्थर और डंडे लेकर खड़ा हो जाए तो बड़े से बड़ा शिकारी भी पीछे हट जाता है। लाखों सालों तक सूरज का ढलना इंसान के लिए मौत के फरमान जैसा था। जैसे ही रोशनी कम होती, सवाना के असली राजा जाग जाते थे। डेनोफेलिस एक ऐसा शिकारी जिसके दांत छुरे की तरह तेज थे, जो पेड़ों पर भी चढ़ सकता था, और उससे भयानक था पाइका क्रोकुटा, इतिहास का सबसे विशाल लकड़बग्गा। यह आज के शेर से भी बड़ा था, और इसकी हड्डियों को चबा जाने वाली ताकत उस्ताद के लिए सबसे बड़ा दुस्वप्न थी। उस्ताद और उसका कबीला अंधेरे में नहीं देख सकते थे। वे सिर्फ एक दूसरे से चिपक कर बैठते और दुआ करते कि सुबह का सूरज उन्हें जिंदा देख सके। लेकिन एक रात उस्ताद की आंखों ने कुछ ऐसा देखा, एक ऐसी शक्ति जो इन दरिंदों को भी पीछे हटने पर मजबूर कर देती थी। लाखों सालों तक आग इंसान की सबसे बड़ी दुश्मन थी। जब आसमान से बिजली गिरती और जंगल धू धू कर जलने लगता, तो उस्ताद और उसके पूर्वज बाकी जानवरों की तरह अपनी जान बचाकर भागते थे। उनके लिए आग का मतलब था विनाश, लेकिन उस्ताद के पास कुछ ऐसा था जो बाकी जानवरों के पास नहीं था। वो थी जिज्ञासा। एक दिन आग बुझने के बाद उस्ताद ने कुछ अजीब देखा। उसने देखा कि आग ने उसके सबसे बड़े दुश्मनों खूंखार बिल्लियों और लकड़बग्गों को भस्म कर दिया था। उसने एक जली हुई टहनी को छुआ, वह गर्म थी। उसने झुलसे हुए जानवर का मांस चखा, वह कच्चा नहीं था, वह नरम था, स्वादिष्ट था, और उसे यह चबाना आसान था। रिसर्च बताती है कि यहीं से उस्ताद के दिमाग में एक विचार कौंधा, क्या होगा अगर यह आग मेरे पास हमेशा रहे। वो जलती हुई एक लकड़ी को लेकर गुफा में जाता है और देखता है, आग देखकर जंगली जानवर आसपास भी नहीं भटक रहे थे। शुरुआत में इंसान आग जलाना नहीं जानता था, वे केवल आग को चुराना जानते थे। जब बिजली गिरने से आग लगती तो उस्ताद उस आग की एक मशाल चुरा लाता और उसे अपनी गुफा में ले आता। कबीले के कुछ सदस्यों का काम सिर्फ यही था, उस आग को कभी बुझने न देना। वे बारी बारी से पहरा देते, उसमें लकड़ियाँ डालते,
अगर आग बुझ गई तो कबीले फिर से अंधेरे और ठंड की रहमो करम पर आ जाता था। असली क्रांति तो तब शुरू हुई जब उस्ताद ने अपनी कुल्हाड़ी बनाते समय एक चमत्कार देखा। पत्थर से पत्थर टकराया और एक चिंगारी निकली। उस्ताद ने अपनी कुशाग्र बुद्धि का इस्तेमाल किया। उसने सूखी घास, लीद और कवक के ढेर पर वह चिंगारी गिराई। उसने धीरे से फूंक मारी और देखते ही देखते मानव इतिहास की पहली मानव निर्मित आग जल उठी। अब इंसान को आसमान से बिजली गिरने का इंतजार नहीं करना था। वह जब चाहे अंधेरे को चीर सकता था। इतिहासकारों का मानना है कि लगभग 10 से 15 लाख साल पहले होमो इरेक्टस ने आग पर काबू पा लिया था। और अब उस्ताद प्रकृति का गुलाम नहीं था, वह आग का मालिक था। वह जहाँ चाहता आग लेकर जा सकता था। हार्वर्ड के प्रोफेसर रिचर्ड रैंघम की रिसर्च के अनुसार आग ने हमें जैविक रूप से बदल दिया था। पका हुआ खाना खाने से हमारे शरीर को 50% ज़्यादा कैलोरी मिलने लगी। कच्चे मांस को चबाने में जो घंटों की ऊर्जा बर्बाद होती थी वह अब बचने लगी। पेट छोटे हुए क्योंकि अब हमें घास फूस और कच्चा मांस पचाने के लिए लंबी आंतों की ज़रूरत नहीं थी। पका हुआ खाना पचाने में हमारे शरीर को बहुत कम ऊर्जा खर्च करनी पड़ती थी। दिमाग बड़े हुए, जो ऊर्जा पाचन में बचती थी वह सीधे दिमाग के विकास में लगने लगी। जबड़े बदले, चबाने की ज़रूरत कम हुई जिससे हमारे भारी जबड़े छोटे हुए और बोलने की जगह बन गई होगी। वैज्ञानिकों का मानना है कि इसी अतिरिक्त ऊर्जा ने हमारे दिमाग को सुपरचार्ज कर दिया। होमो हैबिलिस का दिमाग करीब 600 क्यूबिक सेंटीमीटर था और होमो इरेक्टस का दिमाग आग और प्रोटीन की मदद से बढ़कर 1000 क्यूबिक सेंटीमीटर तक पहुंच चुका था। आग ने हमारे पेट को छोटा तो किया और हमारे दिमाग को ब्रह्मांड का सबसे जटिल यंत्र बना दिया। आग की खोज ने हमें समय दिया। सूरज ढलने के बाद अब इंसान सोने की बजाय जाग कर एक दूसरे के करीब बैठने लगा। आग की उस नारंगी रोशनी में पहली बार संस्कृति का जन्म हुआ होगा। बच्चों ने बड़ों को शिकार की बारीकियां सिखाई होंगी। कबीले के बीच और आपसी सहयोग और प्यार बढ़ा होगा। यहीं से मानवता के पहले शब्द गूंजे होंगे। आग ने हमें केवल रोशनी नहीं दी, उसने हमें एक दूसरे का साथ दिया। इन खाली घंटों में कहानी का जन्म हुआ होगा। आग की रोशनी में एक दूसरे के चेहरे के भावों को पढ़ना, खतरों के बारे में सचेत करना और आपसी सहयोग, यही से समाज की शुरुआत हुई होगी। वैज्ञानिकों का मानना है कि होमो इरेक्टस के गले की बनावट और दिमाग का ब्रोका क्षेत्र संकेत देता है कि वे जटिल इशारों और कुछ बुनियादी ध्वनियों का उपयोग करते थे। यह हमारी आज की भाषा का पहला ईंट थी। वे अब एक टीम के रूप में काम करते थे, बूढ़ों की देखभाल करना और बच्चों को औजार बनाना सिखाना। करीब लगभग 18 लाख साल पहले अफ्रीका, जिसे हम इंसानियत का पालना कहते हैं, अब हमें पालने की स्थिति में नहीं था। जलवायु बदल रही थी, अकाल पड़ रहा था और शिकार दूर भाग रहा था। उस्ताद, जो अब अपने कबीले का सबसे अनुभवी मार्गदर्शक था, समझ चुका था कि अगर वे यहीं रहे तो भूख और प्यास उन्हें निगल जाएगी। उसने उत्तर की ओर देखा। वहाँ पर्वत थे, अनजानी ज़मीनें थीं और शायद मौत भी। लेकिन उस्ताद ने अपनी जलती हुई मशाल उठाई और एक फ़ैसला लिया। वह फ़ैसला जिसने हमारे नक्शे हमेशा के लिए बदल दिए। महान पलायन शुरू हो चुका था। यह महज एक यात्रा नहीं थी, यह अस्तित्व की लड़ाई थी। उनके पास न कोई नक्शा था, न कोई कंपास। वे सिर्फ सूरज की दिशा और जानवरों के पैरों के निशानों का पीछा कर रहे थे। उन्होंने नील नदी की घाटी को पार किया और पहली बार उस संकरी ज़मीन पर कदम रखा जिसे आज हम सिनाई प्रायद्वीप कहते हैं। यह धरती का वह गेटवे था जिसने अफ्रीका और एशिया को जोड़ा। उस्ताद और उसके लोग इतिहास के पहले ग्लोब ट्रॉटर्स, मतलब वर्ल्ड ट्रैवलर्स थे। वे काफ़ी डरे हुए थे क्योंकि यहाँ के पेड़ अलग थे, यहाँ की हवा अलग थी और यहाँ के शिकारी जानवर, जैसे बड़े दांतों वाला विशाल बाघ, भी पूरी तरह से नए और खूंखार थे।
जैसे जैसे वे उत्तर में बढ़े, तापमान गिरने लगा। कबीला ऊंचे पहाड़ों पर चढ़ रहा है। अचानक पहली बार वे सफ़ेद चीज़ देखते हैं, बर्फ। उस्ताद हैरान होकर उसे छूता है और हाथ पीछे खींच लेता है। उस्ताद के शरीर पर बाल कम थे, उसे ठंड लग रही थी। यहाँ आग ने अपनी असली ताकत दिखाई। रिसर्च बताती है कि जॉर्जिया के डैमनेसी में मिले अवशेषों से पता चलता है कि होमो इरेक्टस बिना आग के इन बर्फीली इलाकों में एक भी दिन जिंदा नहीं रह सकता था। उन्होंने गुफाओं को अपना घर बनाया, जानवरों की खाल को अपने शरीर पर लपेटना सीखा। उस्ताद ने साबित कर दिया कि इंसान सिर्फ ताकत से नहीं बल्कि अपनी अनुकूलन क्षमता से दुनिया जीतता है। उस्ताद के वंशज रुकने वाले नहीं थे। वे हजारों किलोमीटर पैदल चले। एक हिस्सा पूर्व की ओर बढ़ा, चीन के घने जंगलों तक, जहां उन्हें बीजिंग मैन के नाम से जाना गया। दूसरा हिस्सा दक्षिण पूर्व एशिया के द्वीपों तक जा पहुंचा, जहां वे जावा मैन बने। सोचिए, बिना नाव के, बिना कपड़ों के वे इंडोनेशिया तक पहुंच गए। उन्होंने समुद्रों को देखा, मानसून की बारिश को झेला और बांध से नए तरीके के हथियार बनाना सीखा। वे दुनिया के हर एक कोने में फिट हो गए। यहाँ मिले जीवाश्म बताते हैं कि वे बूढ़ों का ख्याल रखते थे, क्योंकि ये खोपड़ी बिना दांतों की मिली है, जिसे दूसरों ने खाना खिलाकर जिंदा रखा होगा। और पलायन के दौरान उन्होंने अपने औजारों को और भी एडवांस बनाया। और चीन के जोऊ कोई डियन गुफाओं में आग के विशाल कोयले मिले हैं, जो उनकी सफलता का सबूत है। उस्ताद का सफ़र अब थमने वाला था। उसके नंगे पैरों ने अफ्रीका की तपती धूल से लेकर जॉर्जिया की बर्फीली चोटियों तक हज़ारों मील का रास्ता नापा था। उसने वह सब देखा जो किसी इंसान ने पहले कभी नहीं देखा था। उसने आग को पालतू बनाया, उसने पत्थरों को ज़ुबान दी, और उसने अपने कबीले को इंसान होना सिखाया। मरने से पहले उसने पीछे मुड़कर नहीं देखा। उसकी नज़रें हॉरिजन पर थीं। उसने अपनी मशाल बुझने नहीं दी। उसने वह आग, वह साहस और वह जिज्ञासा अगली पीढ़ी को सौंप दी। वो चला गया, लेकिन उसका पलायन कभी नहीं रुका। लाखों साल बीत गए। होमो इरेक्टस धीरे धीरे इतिहास की परतों में दब गए। लेकिन क्या वे वाकई चले गए? नहीं, उस्ताद आज भी जीवित है। वो आपके भीतर जीवित है। वे सिर्फ शिकार और बेहतर कल की तलाश में आगे बढ़ते रहे। वे इतने सफल थे कि वे धरती पर लगभग 15 लाख सालों तक रहे, और हम होमो सेपियंस तो अभी सिर्फ 3 लाख साल पुराने हैं। उस्ताद और उसके वंशज धरती के असली विजेता थे। हर बार जब आप रात के अंधेरे में एक स्विच जलाते हैं, तो आप उसी आग का इस्तेमाल कर रहे होते हैं जिसे उस्ताद ने पहली बार सवाना में जलाया था। हर बार जब आप किसी नए शहर या देश की यात्रा पर निकलते हैं, तो आप उसी पलायन का हिस्सा होते हैं जिसकी शुरुआत उस्ताद के नंगे पैरों ने की थी। हमारी जिज्ञासा और हमारा संघर्ष और हमारी कभी न हार मानने वाली जिद, यह सब उस्ताद की विरासत है। अक्सर हम खुद को अलग अलग सीमाओं, धर्मों और भाषाओं में बटा हुआ पाते हैं और आपस में लड़ते रहते हैं। लेकिन अगर हम बहुत पीछे मुड़कर देखें, तो हम सब एक ही आग के चारों ओर बैठे उस कबीले की संतानें हैं। हम सब उस एक यात्री के वंशज हैं जिसने पहली बार अज्ञात की ओर कदम बढ़ाने की हिम्मत की थी। आज हम मंगल ग्रह पर बस्तियां बसाने की बात कर रहे हैं। यह उस्ताद के उसी सफ़र का अगला अध्याय है। सवाना की धूल से लेकर सितारों की गर्द तक हमारा सफ़र जारी है, क्योंकि हम इंसान हैं और हम कभी रुकना नहीं जानते। उम्मीद है कि क्यूरियस टॉक्स पर आपको यह यात्रा पसंद आई होगी। उस्ताद की यह कहानी हमें याद दिलाती है कि हम कितने महान संघर्षों के बाद यहाँ पहुँचे हैं। अगर आपको यह रिसर्च और स्टोरी टेलिंग अच्छी लगी, तो इसे उन लोगों के साथ ज़रूर शेयर करें जो जानना चाहते हैं कि हम कैसे बने। सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाइए, क्योंकि मानवता का अगला अध्याय और भी रोमांचक होने वाला है। मैं हूं आपका साथी और यह था इंसान का उदय। धन्यवाद।